अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नावल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल मेरी हो जाना आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। गाड़ी पार्क करके वो मॉल की जाने बढ़ी। गुलाबी कुर्ते और नीली जीन्स में उसका गुलाबी रंग बहुत भला मालूम हो रहा था। कुर्ते की आस्तीन कोहनियों तक फोल्ड किए, ऊंची पोनीटेल और हाथों में पहने कई ब्रेसलेट वो देखने में काफ़ी मनमोजी लगती थी। आंखों से चश्मा उतारकर उसने कुर्ते के आगे अटकाया और बबल गम चबाती वो एक दुकान में दाखिल हुई। परसों उसकी बहन पाकिस्तान आ रही थी। बहन का गिफ्ट तो और रोहा का गिफ्ट तो अभी लेने वाला था। उसने सोचा आज पहली फुर्सत में ये काम कर लेगी। और इससे कुछ फासले पर वो भी बेनियाजी से चलता आ रहा था। उसके इर्द गिर्द उसके बॉडीगार्ड गन संभाले चलते आ रहे थे। उसके आगे चलते गार्ड भी लोगों को हटाते रास्ता बनाते जा रहे थे। लोग इस पुरस्ताइश नज़रों से डालते आपस में बातें कर रहे थे। कोई उसके साथ सेल्फी बनाना चाह रहा था तो कोई उससे ऑटोग्राफ लेना चाहता था। मुस्कुराते हुए उसने किसी किसी से मुसाफा भी किया, किसी के साथ सेल्फी बनवाई और किसी को ऑटोग्राफ भी दिया। फिर जल्द ही वो उस सबसे उकता सा गया। उसने अपने पीए को इशारा किया तो वो फ़ौरन उसके पास हुआ। उसने भीड़ होने की वजह से कदरे ऊंची आवाज़ में पीए से ये सारा हंगामा ख़त्म करने को बोला और हुडी पहने एक दुकान की तरफ बढ़ गया। उसे इस हंगामे की अब तक आदत हो चुकी थी। पीछे पीए के हुक्म पर गार्ड अब लोगों को हटा रहे थे। वो हमेशा मीरब की खरीदारी के लिए खुद आया करता था। अगरचे फिल्मी दुनिया में काम बहुत होता है, एक पल की भी फुर्सत नहीं होती, मगर वो अपनी बेटी के लिए हर किस्म की फुर्सत निकाल लेता था, ख्वाह उसे शूटिंग ही क्यों ना कैंसिल करनी पड़ती। वो मीर अजलान था, भरपूर मर्दाना वजाहत का शाहकार, जिसे दुनिया मशहूर मारूफ एक्टर और डायरेक्टर के तौर पर जानती थी, जिसकी एक झलक, सिर्फ एक झलक के लिए लड़कियां पागल हो जाती थीं, जिसके साथ काम करने के लिए लोग मिन्नतें करते थे। हाल ही में वो एक नई फिल्म बनाने वाला था और उसके लिए जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी वक्त से जब भी वो कहीं जाता लोग इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाते। वजह उसका आने वाला नया प्रोजेक्ट था और इस मजमे में एक बड़ी तादाद लड़कियों की होती थी, मगर वो भी अपने नाम का एक था। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ही हीरोइन से लेकर वार्डरोब तक वो चूज़ कर चुका था। उसे फिल्मी दुनिया का बेताज और मगरूर बादशाह कहा जाता था तो कुछ गलत ना था, वो था भी ऐसा ही। उसे किंग कहा जाता था तो ये भी गलत ना था। वो 29 साल की उम्र में ही फिल्मी दुनिया में अपना इतना नाम और मर्तबा बना चुका था कि उससे सीनियर एक्टर और डायरेक्टर भी उसकी शोहरत के गुण गाते पाए जाते। किसी को उसके साथ काम करना होता, किसी को उसकी फिल्म की वार्डरोब डिज़ाइन करना होती। लड़कियां उसकी पहली बीवी की वफ़ात के बाद से ही उसके आगे पीछे घूमती रहती थीं। ज़्यादा पुरानी बात नहीं थी, यही कोई 4 साल पहले की बात थी जब उसने इस फिल्मी दुनिया में कदम रखा था और अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू किया था। शीज़ा ने इस प्रोजेक्ट के लिए उसकी वार्डरोब को डिज़ाइन किया था, क्योंकि वो अभी इस दुनिया में नहीं आई थी और उसकी भी स्टार्टिंग ही थी। दोनों ने एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ा था। शीज़ा का ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। वो फैशन और मॉडलिंग की दुनिया में आना चाहती थी। अजलान उसे पसंद भी करता था, मगर पसंद और मोहब्बत में फ़र्क होता है। उसने ही मीर अजलान की तरफ खुद कदम बढ़ाए थे। मीर अजलान को वो हर लिहाज से अपने काबिल लगी। मोहब्बत पर उसे ना कभी पहले यकीन था ना अब था। उसे सिर्फ एक लाइफ पार्टनर चाहिए था। शीज़ा भी खुश थी, तभी उसने खुद अजलान को प्रपोज कर डाला और अजलान भी बगैर किसी हुज्जत के मान गया था। उसका ताल्लुक अपर क्लास फैमिली से था, जहाँ ये सब मायूब नहीं समझा जाता था। शीज़ा ने अपने घर अजलान के लिए बात भी की, मगर घर वालों ने इनकार कर दिया। अजलान की मोहब्बत में पागल शीज़ा रातों रात अपना घर छोड़ गई। शादी के 2 साल बाद शीज़ा उम्मीद से हुई। पीछे पलटकर उसने नहीं देखा था, क्योंकि देखने को रह ही क्या गया था। अजलान उसका ख्याल रखता था, वो अब भी उसे पसंद करता था, मगर पसंद कभी मोहब्बत में ना बदली थी। शीज़ा उसका साथ पाकर खुश और मुतमईन थी। फिर मीरब की पैदाइश पर बीपी शूट हो जाने पर वो दुनिया से चली गई। अजलान ने खुद को वापस फिल्मी दुनिया में मसरूफ़ कर लिया था। बच्ची सारा दिन रिफत बेगम अजलान की वालदा के साथ रहती थी और रात को वो अजलान के साथ ही सोती थी। उसका बाप असद मीर मरने से पहले बहुत जायदाद छोड़ गया था, मगर उसे कभी बिजनेस का शौक़ नहीं रहा। जब से उसने इस फिल्मी दुनिया में कदम रखा था, तब से ही मीर अजलान उसका छोटा भाई सारा बिजनेस संभाले हुए था। अब कल मीरब की सालगिरह थी और वो खुद उसके लिए गिफ्ट खरीदने आया था। साथ ही वो इस मौका पर काफ़ी सारी रकम NGOs को भी डोनेट करता था। उसका कहना था कि ये रकम शीज़ा के इस साल सवाब के लिए है। वो उसकी बीवी थी, उसकी बच्ची की माँ। वो जहाँ दाखिल हुआ वो एक टॉय शॉप थी। हुडी उतार कर वो एक रेग में सजे मुख्तलिफ खिलौनों की तरफ मुतवज्जो हुआ। 2 गार्ड अभी भी उसके पीछे थे। जिसने पीछे पड़ी ट्रॉली में खूबसूरत खिलौने डालने शुरू कर दिए। पहले रैक से जब वो हटा तो ट्रॉली आधी भर चुकी थी। दरमियान वाले रैक की जानिब जाते हुए जब वो मुड़ने लगा तो सामने से आती लड़की से टकरा गया। अंधी हो क्या?
वो तेवरी चढ़ाए बोला था। इनाया जो अपने ध्यान में आ रही थी उसके सख्त लहजे पर बौखला गई। उसने अभी तक उसे नहीं देखा था मगर अपना चकराता सर संभाल रही थी। अल्लाह अकबर, ये इंसान है या पहाड़? फिर जब वो बोला तो इनाया को मजीद गुस्सा आया। यानी हद है, गलती भी अपनी और अब बंदा खुद भी तो देख लेता है। मगर नहीं, चल इनाया माफ़ी मांग और जान छुड़वा। आई मुकाबिल को देखा तो बाकी के अल्फाज मुंह में रह गए। अपने अंदर दौड़ता खून उसे सर्द पड़ता महसूस हुआ। पहले तो वो तय कर चुकी थी कि माफ़ी मांगकर जान छुड़वा लेगी, मगर अब वो उसे बख्शने वाली नहीं थी। चलो मैं तो हूँ अंधी, तुम तो अंधे नहीं थे ना मिस्टर, वो चबा चबा कर बोली। तुम्हें पता नहीं है तुम किससे मुखातिब हो? गरूर तो मीर असलान की रग रग में भरा हुआ है। उसने नफरत से सोचा, मैं जानना भी नहीं चाहती, दो कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी। गंदे पेशे में गोडे गोडे डूबा शख्स मुझे क्या बताएगा कि वो कौन है? अब हटो, रास्ता दो। गार्ड आगे बढ़े मगर वो हाथ के इशारे से इन्हें रोक चुका था। इनाया ने नफरत से उसे देखकर सर झटका और ट्रॉली खींचते काउंटर की जानिब बढ़ गई। वो ट्रॉली को वहीं छोड़ता तनफन करता बाहर निकल गया। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो एक लम्हा भी वहाँ रुकता। इनाया ने नफरत से उसकी पीठ को घूरा। 4 साल पहले। इनाया, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? मैं अपना कैरियर बनाना चाहती हूँ, मुझे मॉडलिंग की बहुत ऑफर हुई है और तुम जानती हो मैं मीर असलान से शादी करना चाहती हूँ और तुम हो ही जो बाबा से इस मतलब बात कर सकती हो। मेरी तो वो सुन ही नहीं रहे। शिजा उसे हर तरह से समझाने की कोशिश कर रही थी कि चलो किसी तरह ही सही वो मान तो जाए। आप ही ठीक है, बाबा मेरी बात मानते हैं मगर ये गलत है आप ही, आप जानती हैं। ओह प्लीज़, अब तुम लेक्चर देना शुरू ना कर देना। ओके ठीक किया, आपने बाबा को मीर असलान का बताया? इनाया ने हार मानते हुए पूछा। नहीं अभी नहीं, पहले कैरियर तो बना लूँ, वैसे भी उसकी पहली मूवी का वार्डरोब कर रही हूँ। वो पुरजोश अंदाज में बोली। ठीक है आप ही, करती हूँ मैं बाबा से बात। ठीक है करो, लेकिन याद रखना अगर वो ना माने तो जो मेरे दिल में आया मैं वही करूँगी, शिजा ने हतमी अंदाज में कहा और कंबल में घुस गई। आलम साहब का ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था। वो एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे और सोनिया बेगम उनकी बीवी, उनकी चचाजाद थीं। आलम साहब बचपन से ही इन्हें पसंद करते थे। सो पसंद शादी के बाद मोहब्बत में बदल गई। अल्लाह ने इन्हें 3 बेटियां दीं। आलम साहब को बेटे की ख्वाहिश भी थी मगर सोनिया इनाया की पैदाइश के 2 साल बाद एक हादसे में अल्लाह को प्यारी हो गई थीं। आलम साहब इनाया को अपना बेटा ही मानते थे। सबसे बड़ी बेटी माया थी, उसकी शादी उन्होंने 5 साल पहले ही अपने दोस्त के बेटे आरिफ के साथ कर दी थी और वो दोनों दुबई में रहते थे। माया के बाद शिजा थी जिसने हाल ही में अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल की थी। उसे शुरू से ही फैशन डिज़ाइनिंग का शौक था। अब उसकी ज़िद शोबिस ज्वाइन करना थी। शिजा से छोटी इनाया थी जो FSC के दूसरे साल में थी। वो ना सिर्फ आलम साहब का बेटा थी बल्कि हुलिये में भी वही अपनाए रखती थी। जीन्स कुर्ते शर्ट यही उसका शौक था। हाथों में हर वक्त बैंड घड़ियाँ पहनती थी, यहाँ तक कि परफ्यूम भी मर्दाना ही इस्तेमाल करती थी। रज़िया बेगम आलम साहब की वालदा अक्सर उसे टोकती रहती मगर उसके कान में मजाल है जो जूं रेंगती थी। घर दाखिल होने से पहले वो सोच रही थी कि आलम साहब से कैसे बात करेगी। गो कि वो बहुत हम्बल इंसान थे मगर मामला बेटी का था जो शोबिस में हिस्सा लेना चाहती थी और सबसे बढ़कर बाबा के नेक दामाद के ख्वाब को चिकनाचूर करके वो एक एक्टर से शादी करना चाहती थी। इनाया भी उसकी मोहब्बत के सामने मजबूर थी। पहले उसका दिल चाहा कि माया आपी को कॉल करके उनसे मशवरा करे मगर उनकी जज्बाती तबीयत से वाकिफ़ थी। क्या भरोसा आरिफ भाई को मजबूर करती और अगले ही रोज़ टिकट करवाकर पाकिस्तान आ जाती। कुछ कर इनाया बेटा, कुछ सोच, वो बैग घुमाते हुए बोली और दरवाज़ा बजाया। सोचों में गर्क उसने हाथ घंटी पर ही रखा जब रज़िया बेगम ने दरवाज़ा खोला और सरता पैर उसे घूरा। बेशरम मुंडा, वो अक्सर उसे यही कहती थी मगर वो इनाया ही क्या जिस पर असर हो। हाँ बूढ़ी अम्मा, मेरा दिल आ गया तुझ पर और देख बाजार से तेरा पीछा करता यहाँ तक आ गया हूँ, वो शरारती लहजे में बोली तो रज़िया बेगम ने उसे घूरा। मजाल है जो इस लड़की को अकल आए, अगले घर भी जाना है, ना जाने क्या मुंह दिखाएंगे हम उन्हें, भला भला यही कहना है ना। वो उनके गाल लाड से खींचते अंदर को दौड़ी। शिजा आपी किधर है? और बाबा? खीर के बाउल में उंगली डालकर वो खीर खाने लगी। ना करो, सारे खाने में मुंह नहीं मारते, अगर खानी है तो अलहदा प्लेट में निकालो। उसने मुंह बसुर कर इन्हें देखा। ये दादी मुझे जीने नहीं देंगी, तुम्हारे बाबा अंदर कमरे में हैं और शिजा बाहर गई है, कह रही थी ज़रूरी काम है। उन्होंने खीर का बाउल ढाँप कर फ्रिज में रखा और सालन की तरफ मुतवज्जो हुई। दादो सालन क्या है? उसने इधर उधर देखते हुए पूछा तो दादो शरारत से मुस्कुराई। कद्दू शरीफ, वो कद्दू को खासा खींच कर बोली। आह, मैं तो चली पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाने, मजाक कर रही हूँ, चिकन बनाया है। उन्होंने मुस्कुराहट दबाई। इनाया ने इन्हें घुर कर देखा था। फिर मेरे लिए 2 रोटियाँ बना दीजिएगा, वो खिलखिलाते हुए बोली। किधर? बाबा से मिलने। वो हंसते हुए आलम साहब के कमरे की तरफ चली गई। उसने आईसीकी से दरवाज़ा खोला। कमरे में नीम अंधेरा था। आलम साहब बेड की पुष्ट से टीक लगाए बैठे सामने इनलार्ज तस्वीर को देख रहे थे जो उनकी शादी की तस्वीर थी। आहट पर वो चौंके और रुख मोड़कर हाथों में पकड़ा चश्मा आंखों पर लगाया। इनाया जानती थी वो रो रहे थे। उन्होंने अपनी जवानी अपनी बेटियों के लिए वक्फ कर दी थी। कितने रिश्तेदारों ने मशवरा दिया था कि दोबारा शादी कर लो मगर उन्होंने सहूलत से मना कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम, बच्चा वहाँ क्यों खड़ी हो, आ जाओ, उन्होंने बेड पर जगह बनाते हुए कहा। इनाया मुस्कुराई और स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर लाइट ऑन की। वालेकुम सलाम, कैसे हैं?
ठीक, तुम सुनाओ, कोई बात करनी है? मेरे बच्चे ने गालिबन जी बाबा। और वो उन्हें सब बताती गई। बेटा, शीजा को मना कर दो, उसका रिश्ता तय है। क्या उसे अजलान से शादी की बात करते शर्म ना आई? मैं उसे इस अंधेरी दुनिया में जाना नहीं देना चाहता। वो आहिस्ता से बोले। इनाया खामोशी से उठी। उन्होंने सही बात की थी, वो अपनी आप ही को समझा लेगी। हाँ, वो समझा देगी। बाबा की मोहब्बत का वास्ता देके उसकी आप ही समझ आएंगी। लेकिन ये इनाया आलम की सबसे बड़ी गलतफहमी थी जो उसी रात दूर हो गई। उसने शीजा को बहुत समझाया, वो खामोश हो गई। उसे आप ही की खामोशी से डर भी लगा, मगर वो ये समझती रही कि यह बाबा के फैसले की वजह से है। मगर वो नहीं जानती थी यह खामोशी एक बहुत बड़े तूफान का पेशी खैमा है। और वही हुआ जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। शीजा सारी कश्तियाँ जलाकर जा चुकी थी। उसने ख़त में वाज़े लिखा था कि सारा कसूर आलम साहब का है। वो उसे ना रोकते तो वो ये कदम ना उठाती, और ये कि अब उसकी वापसी का इंतज़ार ना किया जाए, क्योंकि अब वो लौट कर नहीं आएगी। उसने अपने मंगेतर को भी फ़ोन करके उसे हर हकीकत से आगाह कर दिया था। आलम साहब ढह ही गए। कुछ भी कहने सुनने की हिम्मत बाकी ना रही। उन्हें उम्र भर की रियाजत का ये सिला मिला था। इन्हें गोया चुप लग गई थी। इनाया खामोशी से इन्हें देख रही थी। आज तो उसके पास भी हिम्मत देने के लिए अल्फाज नहीं थे। और फिर मीर असलान ने जब अपनी शादी अनाउंस की तो हर तरफ चहमगोइयाँ होने लगी। बरसों की बनी इज्जत खाक हो गई। इन्हें अपना मोहल्ला छोड़ना पड़ा, और जल्दी आलम साहब भी इन्हें छोड़ गए। इनाया को चुप लग गई, और फिर वो चुप टूटी भी तो कैसे। 2 साल गुजर गए थे इस वाक़े को। इनाया का एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो चुका था। इनाया लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी। न्यूज़ कास्टर बोल रही थी, और वो तो अपनी हंसी समेत हिल चुकी थी। नाजरीन, आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि मारूफ वार्डरोब डिज़ाइनर शीजा असलान कल रात हॉस्पिटल में वफात पा चुकी हैं। वाज़े रहे कि वो फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ व मशहूर डायरेक्टर और एक्टर मीर असलान शाह की बीवी थी, और उनके पहले बच्चे की मां बनने वाली थीं। ज़राए से मालूम हुआ है कि बच्चा महफूज है। उनका इंतकाल बीपी शूट हो जाने पर हुआ है। एक बार फिर आपको आगाह करते जाएं। नहायत एकदम हंसने लगी। वो इतना हंसी कि उसकी आंखों से पानी गिरने लगा। रज़िया बेगम लाठी के सहारे बाहर आईं, और उसे देखा वो 2 साल बाद हंस रही थी। और इस तरह क्या हुआ? उन्होंने उसका कंधा दबाते हुए पूछा। शीजा मर गई। वो फिर हंसने लगी। एक पल को तो रज़िया बेगम को झटका लगा। दिल ने कहा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मगर टीवी पर चलती खबरों और उसकी मुस्कुराती तस्वीर को देखकर वो ज़मीन पर बैठती चली गई। इन्हें इनाया की दिमागी हालत पर शुबा हुआ था। बेटा, रो लो, वो आहिस्ता से बोली। क्यों रो? किसके लिए? इसके लिए जो हमें इसलिए छोड़कर गई थी कि उसे शोहरत चाहिए थी। 2 साल, 2 साल, बस इतनी ही शोहरत? 2 साल? वो 2 उंगलियों से इशारा करते बोली। बाबा को नाराज़ किया, हम सबको, अल्लाह को। ज़िंदगी उससे नाराज़ हो गई। वो अजीब बहके अंदाज में कहते उठ गई। रज़िया बेगम ने दूर जाती इनाया को देखा, जो अभी भी 2 उंगलियों से इशारे करते बुड़बड़ाती अपने कमरे में गायब हो चुकी थी। इनाया ने जान लिया कि शोहरत वक्ती होती है। अब कौन जिक्र करता था उसकी मरी बहन का? कोई भी तो नहीं। ये दुनिया मतलब परस्त, उसके लोग उससे भी बढ़कर मतलब परस्त, उसका बहनोई असलान। हाँ, मीर असलान, वो तो भूल चुका था। उसे मीर असलान से नफरत थी। वजह क्या थी वो नहीं जानती थी। उसकी वजह से उसकी आप ही गई, या उसकी वजह से इनके हंसते बसते घर को नज़र लगी। बहरहाल उसे नफरत थी इस शख्स से। 4 साल हुए थे शीजा को घर से गए, और 2 साल इस दुनिया से गए। आज जब मीर असलान को रूबरू देखा तो तन बदन में आग लग गई। माजी एक बार फिर सामने आखड़ा हुआ। अब वो कोई बच्ची नहीं रही थी। घर आलम साहब ने अपनी ज़िंदगी में ही ले लिया था। अब तो वो यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद उसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरार थी। हाल ही में उसने अपनी गाड़ी भी ले ली थी। गाड़ी को तो इनाया मादाम अपना बेटा मानती थी, मजाल जो उस पर एक भी खोंच बर्दाश्त करती। हाल वो तनफन करती घर में दाखिल हुई। गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दी। वो पोर्ट से निकलकर बैरूनी दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई। शॉपिंग बैग एक तरफ रखे और सामने मेज़ पर पड़े ग्लास को उठाकर एक ही घूंट पी गई थी। रज़िया बेगम ने दहल कर उसे देखा था। खैरियत है लाडली? आज कैसे तुम्हारे ही हाथों तुम्हारे बेटे की शामत आ गई? उनका इशारा गाड़ी की तरफ था। बस दादो, कुछ मत पूछें, वो इसी अंदाज में बोली। ठीक है, नहीं पूछती। वो कंधे झुकाते हुए बोली। अच्छा ना दादो, बताती हूँ। एक फजूल इंसान से टकराव हो गया। अच्छा, इसमें हाइपर होने की क्या बात है? छोड़ो, आओ खाना खाएं। वो शफकत से कहते उठी। उसने उदासी से इन्हें देखा, और अब वो इन्हें क्या बताती? इन्हें तो आज तक उसने ये भी नहीं बताया था कि शीजा जिसके साथ भागी वो कोई और नहीं, उनका पसंदीदा हीरो अजलान है। अजलान के शो वो बहुत शौक से देखनी थी। उसकी हर फिल्म भी उससे अक्सर हंसी आती। दादो का दिल कितना जवान है। उसके हर शो को देखते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट, जो खुशी होती, वो उनसे छीनना नहीं चाहती थी। वैसे भी इन्हें हंसते और खुश रहने का मौका कम ही मिलता था, और अगर खुश रहने का एक जरिया मीर अजलान शाह था तो ऐसे ही सही। अजलान आज उसे खासी देर हो चुकी थी। वो भी अभी शूटिंग से फारिग हुआ था और घर वापस लौटा था। इस वक्त उसके साथ ना तो गार्ड्स की फौज थी और ना ही उसका पीए था। जी, वो रिफत बेगम की तरफ मुतवज्जो हुआ, जो जदीद तर्ज के बने लाउंज में ही टहलती उसका इंतजार कर रही थी। लेट काफ़ी नहीं हो गया आज? वो नरमी से बोली। मम्मा, आपको पता है मेरे काम का फिर बेमैनी सवाल क्यों? मीरब कहाँ है? वो संजीदगी से बोला। हकीकतन उसका सारा ध्यान ही मसरूफ़ तरीन
सारा दिन ही मसरूफ तरीन गुजरा था। मीरब की बर्थडे, उस पर उसके खासे प्लान डिले हुए थे जो आज का सारा दिन वो निपटाता रहा था। मेरे कमरे में है बेटा, वो बैठो, कुछ कहना चाहती हूँ। उसने उसे बैठने को कहा और वो गहरा सांस लिए बैठ गया। बेटा तुम जानते हो मीरब हसास है काफ़ी, अभी तो वो 2 साल की हुई है। जब स्कूल जाने लगेगी लोग पूछेंगे उससे माँ के बारे में, वो क्या कहेगी बेटा? देखो मैं कहना चाहती हूँ तुम अब संजीदगी से सोचो। किस बारे में? वो समझ तो चुका था मगर फिर भी बोल पड़ा, शादी के बारे में। मैं तुम्हारे लिए लड़की देखना चाहती हूँ। वो नरम लहजे में बोली, देख लें लड़की मिडिल क्लास घराने से हो, आपको पता है मम्मा, ऐसी ही लड़कियाँ शौहरों की पहली औलाद को मोहब्बत से पाल सकती हैं। वो सुकून से बोला। रिफत बेगम को अनजानी खुशी महसूस हुई। उन्होंने आज पहली बार अजलान से शादी की बात की थी और वो मान भी गया था। इन्हें अफसोस हुआ कि अगर वो 2 साल पहले पूछ लेती तब भी शायद वो मान जाता। तुम फिक्र ना करो, बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत बीवी लाऊंगी तुम्हारे लिए और मीरब के लिए जिम्मेदार माँ। बेहतर भी यही रहेगा। वो मुस्कुराया और रिफत बेगम के कमरे की तरफ बढ़ा। रिफत बेगम ने गहरी सांस ली। अब कल से इन्हें कमर कसकर इस मिशन को शुरू करना था। उन्होंने अजलान को देखा जो मीरब को कंधों पर उठाए अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। वो रुका और उनकी तरफ मुड़ा। खाना मैं नहीं खाऊंगा, बाहर से ही डिनर कर लिया था। अजान आ गया? हाँ, वो कहते हुए उठी। फिर आप ही सो जाएं, गुड नाइट कहकर वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। इधर से सीधा आलम हाउस चलें तो रात के इस पहर इस इलाके में मौजूद सब घर रात ही की तारीकी में डूबे हुए थे और इनके दरमियान वाहिद एक आलम हाउस था जिसके दोनों फ्लोर की बत्तियां जल रही थीं। आम दिनों में तो रात के 1 बजे ये घर भी यूं ही तारीकी में डूबा रहता, मगर आज वजह माया, आरिफ और रोहा की आमद की वजह से इनाया और रजिया भी जाग रही थीं। दोपहर में ही माया लोग एयरपोर्ट से इनाया की हमरा आए थे। फिर रजिया बेगम के कहने पर ही उन्होंने आराम किया, वरना इनाया का बस चलता तो पिछले 4 साल की जमा बातें करके ही उठती। मगर उनके उठने और डिनर करने के बाद से इनाया की ज़ुबान जो चलना शुरू हुई थी तो ये बात भी मुश्किल ही लग रही थी कि वो चुप करेगी। रोहा तो थककर दोबारा अपनी आनी ही की गोद में सो चुकी थी, जबकि आरिफ सामने बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। इनाया, रजिया बेगम और माया एक तरफ बैठी थीं। इनाया, बस करो गुड़िया, अब सो भी जाओ, कल यूनिवर्सिटी नहीं जाना। माया ने कोई 10वीं बार अपना सवाल दोहराया। ओहो, आप ही थोड़ी थोड़ी देर बाद आप यूनी की करने लगती हैं। मैंने कल का ऑफ लिया हुआ है, वो नरूठे लहजे में बोली। तो करती रहना बातें भी, अभी तो देखो इतनी रात हो गई है, अब 3 माह तुम्हारे पास ही हूँ। माया उसके गाल खींचते हुए बोली, बस 2 माह हमारी बातें रह जाएंगी। उसकी बात पर आरिफ अस्तगफुरुल्लाह कहता उठा। आप ही देख लें, ऐसे ही तंग करते हैं आपके हस्बैंड मुझे। वो गुस्से से नाक सिकोड़ते हुए बोली, आदत से मजबूर जो हो, चलो हम तुम्हारे कमरे में चलते हैं, सारी रात बातें करेंगे। माया उठते हुए बोली, जबकि आरिफ का मुंह खुला का खुला रह गया। शर्म तो नहीं आती वहाँ दुबई में? आरिफ जी करती नहीं थकती, और यहाँ बहन मिली नहीं, हम कौन तुम कौन, सही बच्चू? वो नाराज़ लहजे में बोला। लो, अब आपको तो मैं रोज़ देखती हूँ, बात तो मेरी बहन की है, हम पूरे 4 साल बाद मिल रहे हैं। अच्छा ठीक है आरिफ जी। वो दरवाजे तक गई और पलटी। जी। इनाया ने आरिफ को देखकर मुस्कुराहट दबाई, जो जी जान से माया की तरफ मुतवज्जो था। आरिफ जी, रोहा का डायपर भी बदला दीजिएगा, वो खिलखिलाकर कहती बाहर को लपकी। इनाया भी हंसते हुए बाहर निकली, मगर निकलने से पहले आरिफ को जुबान दिखाना ना भूली, जो अब फूले मुंह के साथ रोहा को उठा रहा था। उसने रजिया बेगम की तरफ देखा तो उन्होंने खांसी के बहाने अपनी मुस्कुराहट दबाई। वो पाँव पटकता बाहर को बढ़ गया। इनाया, अब बता भी दो हम जा कहाँ रही हैं? माया गाड़ी का फ्रंट डोर खोलती उसके साथ बैठी। सबर, आप ही कितनी अतावली हो रही हैं आप। पता नहीं आरिफ भाई कैसे आपको बर्दाश्त करते हैं। इनाया उसे घूरते हुए बोली। दादो, मेरी हिम्मत की अनो। आरिफ बैक सीट पर रोहा को लिए बैठा। रजिया बेगम दूसरी तरफ से आकर बैठी। ना मैं आपको 21 तोपों की सलामी ना दे दूं आरिफ भाई, इनाया शरारती लहजे में कहती। गाड़ी को सड़क पर डाल चुकी थी। अनु, 21 तोपें कम हैं, 22 करवाओ इनके लिए। मौसूफ पहले तो शख्स हैं जो बीवी को बर्दाश्त कर रहे हैं। माया ने आरिफ को घूरा। रहने दो अनु, फिलहाल तो ट्रीट दे दो, भला होगा तुम्हारा। वो हाथ जोड़ते बोला। ट्रीट किस चीज़ की? माया ने इनाया की तरफ घूमते हुए पूछा। जॉब की जनाब, लेक्चरार हैं, छोटी बात थोड़ी है। आरिफ ने अबरूज का सवाली अंदाज में अपनाया। सही कह रहा है आरिफ, रजिया बेगम ने तायदी अंदाज अपनाया। आज तो मौका मिला था इस इनाया को घेरने का। अच्छा, अब सब मुझ पर मुबालगाराई बंद करें और चलें उतरे, आ गया है पीसी। वो पीसी को खासा खींचकर बोली। वजह आरिफ का पीसी पर ही लंच करने का बेबहा इसरार था। हालांकि उसका इरादा इन्हें सॉलिड एंड पेपर ले जाने का था। फिल्म की कास्ट और आपकी मीटिंग क्या ऑफिस में ही रखवा दूं या फिर कहीं और? जमशेद, उसके पीए ने अपने ऑफिस की तरफ जाते हुए असलाम से पूछा। लंच टाइम पर आ रहे हैं क्या वो? यस सर। इन्हें बता दो कि वो लंच टाइम पर हमें पीसी में ज्वाइन करें। वो कोट का बटन खोलता कुर्सी पर बैठा। यस सर। जमशेद सर हिलाता पलट गया। आप लोग चले, मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ। इनाया ने इन्हें गाड़ी से निकलते हुए कहा। वो सब गाड़ी से निकले तो इनाया भी गाड़ी पार्क करके पार्किंग लॉट से निकली और नाक की सीध में चलती होटल में दाखिल हुई। इधर वो भी गाड़ी से निकला और अंदर की जानिब बढ़ गया। इनाया ने इधर उधर नजरें घुमाई। या अल्लाह, एक तो मेरी क्रेजी फैमिली, अब बैठे कहाँ हैं? वो इधर उधर देखते हुए बोली। वो एक बुक टेबल की कुर्सी पकड़े खड़ी थी। एक्सक्यूज मी मिस, तुम मेरी चेयर किस खुशी में पकड़ के खड़ी हो?
उसके अजलान की जानिब पुश थी, इसी वजह से उसे देख ना सकी। मानूस सी आवाज़ पर वो इधर उधर देखती चौंकी और पलटी। उसके पलटने पर जहाँ अजलान के तासरात सख्त हुए, वहीं इनाया ने भी खुद पर जबर करते मुठ्ठियाँ भेज लीं। ओ, तो साहिब बहादुर की कुर्सी है ये, क्या कर लोगे? हाँ बोलो, मैं इस पर बैठ भी जाऊँ तो बोलो क्या कर लोगे? बल्कि लो, ये मैं बैठी, कहते ही वो धड़म से बैठी। अजलान ने उसे घुरा और बिना कुछ कहे उसकी कलाई पकड़ी और एक झटके से उसे कुर्सी से उठा दिया। अपनी हद में रहो तुम लड़की, मेरा ज़ब्त मत आजमाओ वरना पछताओगी बहुत। उसकी नई आने वाली फिल्म की हीरो हीरोइन अपनी फिल्म की डिस्कशन छोड़कर लाइव चलती फिल्म देखने लगे। नहीं तो क्या कर लोगे तुम फजूल इंसान? मुझे अगर मालूम होता तो एक लम्हा भी यहाँ खड़ी ना होती तुम जैसे बेहुदा आदमी से, और किस बात की तवक्को की भी नहीं जा सकती। मैम, कोई मसला है तो हमें बताएं, आपने मीडिया को क्यों कोई नई खबर देनी है? आप सर के एटलीस्ट ये तो बता दें कि आखिर को आपके साथ मसला क्या है। जमशेद ने उसे घूरा। मेरे पास फजूल लोगों से बात करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, कल मीटिंग होगी। कहते ही वो बाहर की तरफ बढ़ गया। दिल तो चाह रहा था कि पकड़ के इस लड़की को 2-3 थप्पड़ लगा ही दे, कम से कम उसकी अकल ही ठिकाने आ जाए। पता नहीं किस बात का बदला ले रही है मुझसे। उसने नफ़ी में सर झटका। इनाया पाँव पटकती मुड़ी और दूसरी जानिब चल दी। अनु, यार कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, पार्किंग लॉट तो बनाने नहीं चली गई थी? माया ने उसके कंधे पे हाथ रखा तो वो पलटी। वाह जनाब, गायब खुद हो, मैं भी तुम लोगों को ही ढूंढ रही थी। अब चलो भी। वो दोनों बातें करती अपनी मेज़ की जानिब चल दी। मौसम सरमा भी दिनों में शुरू होने वाला था। अक्टूबर का आखिरी महीना चल रहा था। हवा में खुनकी पिछले 2 हफ्तों की तरह आज भी बरकरार थी। माया और आरिफ को आए 2 हफ्ते गुजर चुके थे। जल्द ही असलान भी नई फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाला था। आजकल उसके खासे इंटरव्यूज़ टीवी पर चल रहे थे। रज़िया बेगम तो शो शुरू होने से 5 मिनट पहले ही बैठ जाती थीं और अब तो उनका साथ माया भी देती थी। आरिफ तो ऑफिस के कामों में ही मसरूफ़ रहता। वो पाकिस्तान आया ज़रूर था, मगर काम को लेकर बेपरवाह हरगिज़ नहीं हुआ था। उनकी कंपनी ने पाकिस्तान की एक कंपनी मीर ब्रदर्स के साथ कोई मायदा तय किया था और आरिफ को इसी डील के बाइस पाकिस्तान आना था और माया की ज़िद पर वो उसे भी अपने साथ ही लाया था। इस वक्त भी वो सब टीवी लाउंज में बैठे चाय पीने में मसरूफ़ थे। इनाया किचन में अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी। कॉफ़ी का कप लिए वो लाउंज में आई तो रज़िया बेगम और माया जी जान से स्क्रीन की तरफ मुतवज्जो थी। वजह स्क्रीन पर मौजूद मीर अजलान शाह था। वो नफ़ी में सर झटकती रोहा को गोद में उठाए आरिफ के साथ वाले सोफे पर बैठी। हाथ बढ़ाकर उसने कॉफ़ी का कप मेज़ पर रखा। आरिफ ने लैपटॉप चलाते चलाते उसकी तरफ देखा। खैरियत अनु, मुझे लगा था तुम भी अपनी बहन और दादी की तरह मीर अजलान के शो को एंजॉय करोगी। मुझे फजूलियात नहीं पसंद और मैं अपना टाइम फजूल लोगों को देखकर ज़ाया नहीं करना चाहती। वो कॉफ़ी का सिप लिए बोल दी। दूसरे हाथ से अपने कंधे पर सर रख कर लेटी रोहा को थपथपा रही थी। आरिफ ने लैपटॉप बंद किया और उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट फैल गई। वैसे सुनने में आया है कि कमारा है, क्या ख्याल है फिर बात चलाऊं? उसने दाएं अब्रू झुकाई और वो झटके से सीधी हुई। मैं आपका सर फाड़ दूंगी आरिफ भाई। वो कप मेज़ पर पटकते हुए उठी और रोहा को लिए अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। चुड़ैल को चुप करवाने का तरीका तो मिला। आरिफ ने झुककर कप उठाया और कॉफ़ी पीने लगा। नाइस कॉफ़ी। सर, दुबई की कंपनी से मिस्टर आरिफ मुराद आए हैं। सेक्रेटरी ने अपने काम में मसरूफ मीर अजान को इतला दी। तो इन्हें भेजें अंदर। मिस रिमशा, आपको इन्हें पहले ही अंदर भेज देना चाहिए था। वो खड़े होते हुए बोला। शिट, कैसे भूल गया मैं, आज मीटिंग थी। इनके साथ क्या सोचते होंगे। सॉरी सर। वो सर झुकाए फाइल उठाते हुए बोली। कोई बात नहीं मिस रिमशा। वो कहते बाहर को बढ़ गया था। उसे आरिफ को खुद रिसीव करना था, एक अच्छे मेज़बान की तरह। आरिफ साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। यकीन जानिए, वो खुश दिली से बोला। अजान, प्लीज़ ये साहब साहब तो मत करो, भाई कह लो। आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ श्योर, चलें अब आरिफ साहब, मेरा मतलब है भाई, हम डील पक्की समझे। वो हंसते हुए बोला। हाँ ज़रूर, ओके मैं चलता हूँ। वो कॉफ़ी का कप रखते हुए उठा। आए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। दिन यूं ही गुजर रहे थे। माया और आरिफ को आए 3 हफ्ते हो चुके थे। आरिफ और अजान नए प्रोजेक्ट में मसरूफ़ रहते थे। कभी इनकी मीटिंग ऑफिस होती तो कभी बाहर किसी होटल में। एक बार आरिफ उनके घर भी जाना हुआ था। अजलान की फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी और इन दिनों वो अपनी फिल्म की कास्ट में इंग्लैंड गया हुआ था। आरिफ इस वक्त लाउंज में बैठा कुछ फाइल्स पढ़ रहा था, तभी रिंगटोन बजी। उसने देखा स्क्रीन पर अजान कॉलिंग लिखा नज़र आ रहा था। उसने झट से कॉल अटेंड की। उसे अजान से कोई पॉइंट भी डिस्कस करना था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है भाई? फाइल पढ़ रहा हूँ पर मुझे 2-3 पॉइंट्स समझ नहीं आ रहे। क्या ये नहीं हो सकता कि तुम मेरी तरफ आ जाओ? आरिफ ने एक पॉइंट को हाईलाइट करते हुए पूछा। भाई इस वक्त तो मैं ममा और अपनी मीरब के साथ ज़रा बाहर हूँ, तो कोई बात नहीं, आंटी और मीरब को भी ले आना। आंटी की भी बड़ी ख्वाहिश थी ना मेरी बीवी से मिलने की, तो आ जाओ। किचन से निकलती हुई माया को उसने इशारे से बुलाया। वो चलती हुई उस तक आई और रोहा को लिए उसके बराबर में ही टिक गई। ठीक है, मैं 10-15 मिनट तक पहुंच रहा हूं। अजान ने कॉल बंद की और ड्राइवर की तरफ मुतवज्जो हुआ। मीरब रिफत बेगम की गोद में बैठी खेल रही थी।
मुझे तुमसे मिलने का बहुत शौक था बेटा। मैंने कहा आरिफ इतना अच्छा बच्चा है तो उसकी बीवी भी इतनी ही अच्छी होगी। रिफत बेगम ने मुस्कुराते हुए माया से कहा। उनकी बात के जवाब में माया हंस दी। तभी बैरूनी दरवाज़ा खुला और इनाया अंदर दाखिल हुई। नीले कुर्ते और काली जीन्स पहने वो थकी थकी लग रही थी। दरवाज़ा बंद किए वो मुड़ी और लाउंज की तरफ आई। अस्सलाम वालेकुम। इनाया ने माया की तरफ देखा और एक अबरू चुकाई। आपी तारुफ। इनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। आंटी, ये मेरी छोटी बहन है इनाया आलम, और इनाया ये रिफत आंटी हैं, आरिफ के दोस्त असान की वालदा। रिफत बेगम के दिमाग में जैसे क्लिक हुआ। अम्मी लड़की मिडिल क्लास हो। इन्होंने पुरशौक नज़रों से उसका जायज़ा लिया। माशाल्लाह, वो दिल ही दिल में बोली, आंटी कैसी हैं आप, और आप कैसे हैं आप अजान भाई? आरिफ भाई भी बहुत तारीफ़ करते हैं आपकी। थकावट के बावजूद भी वो बैठ गई। ठीक हूँ मैं बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है आपकी, वो रज़िया बेगम से बोली जो मुस्कुरा दें। बच्ची के कारनामे हमसे पूछें, वो दिल ही दिल में कहते जबरन मुस्कुराई। और क्या करती हो बेटा आप? आंटी लेक्चरार हूँ, अभी यूनिवर्सिटी से वापस आई हूँ। आप लोग बैठें प्लीज़, मैं फ़्रेश होने जा रही हूँ। वो कहते हुए रज़िया बेगम तक आई और पहली बार उसका ध्यान रिफत बेगम की गोद में बैठी मीरब और साथ बैठी रोहा पर गया। वो इतनी थकी हुई थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। ये पाला बेबी किसका है? उसने झुककर मीरब को उठाया जो पटर पटर अपनी आंखें खोले उसे देखने लगी और अगले ही लम्हे खिलखिलाकर हंस दी। माशाल्लाह, आ जाओ बेबी, हम बाहर चलते हैं, आओ। रोहा और मीरब को उठाए वो बाहर की जानी बढ़ी। हकीकतन अब सारी थकावट दूर हो गई थी। रज़िया बेगम अरे अरे करती रह गई, मगर वो ये गई और वो गई। माफ़ कीजिएगा, बच्चों का बहुत शौक है इसे, बच्ची बन जाती है उनके साथ। रज़िया बेगम माजरत करते हुए बोली। अरे नहीं नहीं, इसमें माजरत करने की क्या ज़रूरत। वो कुछ सोच कर मुस्कुराई। परफेक्ट कपल। यूनिवर्सिटी के स्टाफ रूम में बैठी वो सर झुकाए पेपर चेक कर रही थी। टेबल पर पेपर्स के अलावा किताबें खुली पड़ी थीं। साथ भाप उड़ाता चाय का कप भी पड़ा था जो पियोन अभी रख कर गया था। बराबर में प्रोफेसर शानजे और प्रोफेसर अलीना बैठी बातें कर रही थीं। दफ्तरन उनकी बात पर इनाया का हाथ रुका। वो बॉल पॉइंट एक तरफ रखते चाय पीने लगी। ध्यान दोनों की बातों ही की तरफ था। शानजे और अलीना की शादी हो चुकी थी और अभी शादी को कुछ ही वक्त हुआ था। बस हर वक्त दोनों की बातों का मौजू ससुराल या मेरा शौहर ही होता था। जैसा कि हमारे यहाँ शादीशुदा औरतों के पास एक यही मौजू होता है, यार मेरा शौहर तो मीर अजलान जैसा सेम टू सेम। शादी से पहले सोचती थी कि काश मेरी शादी अजलान से हो जाए। बेचारा इन दिनों ताज़ा ताज़ा रंडवा हुआ था, मगर मेरा शौहर तो इससे भी 2 हाथ ऊपर है। वैसे तुम्हें पता है जब मीर अजलान की बीवी मरी तो मैंने क्या किया था? शानजे ने अपने हाथों में पहने सोने के कड़े घुमाते हुए कहा। क्या भंगड़े डाले थे? आखिर को मेरा क्रश था मीर अजलान इस ज़माने में। वो हंसते हुए बोली। सच्ची मेरा भी कुछ यही हाल था। वैसे उसकी बीवी का नाम क्या था? इनाया ने आंखें ज़ोर से मीच लीं। जिस मौजू से वो भागती थी आज वो उसके सामने दोबारा खड़ा हुआ था। शायद शीज़ा था। वैसे वो फैशन डिज़ाइनर थी। हाँ, मुझे इससे इतनी नफरत थी ना, मत पूछो। असल में वो अजलान को सूट नहीं करती थी। अलीना ने नखवत से सर झटका। तो क्या अजलान तुम्हें सूट करता था? तुम्हें कोई हक नहीं है यूँ इस शीज़ा को कुछ कहने का। मर गई है वो, अब तो बख्श दो बेचारी को। इनाया चाय का कप एक तरफ रखते हुए बोली। स्पाट नज़रों से वो दोनों को देखती रही यहाँ तक कि वो गड़बड़ाई। कम ऑन इनाया, तुम ऐसे कह रही हो जैसे वो तुम्हारी बहन थी। शान से हंसे हुए बोली और उसकी बात पर इनाया झटके से उठी और कुछ भी कहे बगैर बाहर को चल दी। वो क्या कहती इन्हें यही कि हाँ वो मेरी बहन थी, वही मेरी बदकिस्मत बहन थी जो दौलत, शोहरत और मोहब्बत के लिए वालिदैन और बहनों की मोहब्बत को ठोकर मारकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने निकली थी। और बदले में उसे मिला भी तो क्या? सिर्फ 2 साल की शोहरत, मोहब्बत जो ना जाने मिली या नहीं। माँ बाप की मोहब्बतों को ना महरम की मोहब्बत के लिए ठुकरा कर निकलने वाली लड़कियाँ ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकती। वो क्या कहती कि मेरी बहन भी इन्हीं में से थी जिसने बाप को नाराज़ किया, रब को किया और फिर ज़िंदगी उससे नाराज़ हो गई। अलीना और शानसे ने हैरत से इसका रद्द-ए-अमल देखा था। एतवार का दिन था, सर्दी भी आज काफ़ी थी। उसने हल्का नीला स्वेटर पहना हुआ था। लाउंज में अंगीठी के सामने बैठी वो मूंगफली और चाय से लुत्फ़अंदोज़ उठा रही थी। रोहा भी उसके साथ बैठी अपने नन्हे नन्हे हाथों से मूंगफली खा कम गिरा ज़्यादा रही थी। माया और रज़िया बेगम किचन में मसरूफ़ थीं क्योंकि रिफ़त बेगम का फ़ोन आया था। इन्हें किसी खास मकसद से आना था। आरिफ अजान के ऑफिस था। उसने मूंगफली के 2 दाने निकाले और अपनी हथेली रोहा के सामने की, जिसने उसकी हथेली से वो दाने उठा लिए और उस पर 2 मूंगफलियाँ रख दी। वो मुस्कुराई और चाय पीने लगी। चाय पीते पीते वो वक्फे वक्फे से मूंगफली का दाना निकलती और रोहा को दे देती। रोहा ने बस करने का इशारा किया तो वो मुस्कुराती दोबारा अपनी चाय पीने लगी। रोहा खिलौनों से खेलने लगी और वो उसे देखती रही और चाय पीती रही, यहाँ तक कि चाय का कप खाली हो गया और वो कप और खुश्क मेवाजात का डब्बा उठाए किचन की तरफ बढ़ गई। आ गई अनाया, मादाम किचन में ज़रा सलाद ही बना दो। माया ने हांडी में चम्मच चलाते हुए मसरूफ़ से लहजे में कहा। बनाती हूँ, वेट करें। वो चाय का कप धोने लगी। वैसे तो बर्तन माया साथ साथ धो चुकी थी, मगर शेल्फ पर पड़े 2-3 बर्तन शायद माया को नज़र नहीं आए और वो सर झटकते बर्तन धोने लगी। बर्तन टोकरी में रखकर वो मुड़ी और दादों की तरफ आई। क्या बनाया स्वीट डिश में? उसने देगची में झांकने की कोशिश की। लबे शीनी। वो सैयाँ डालते हुए बोली। आप ही सब्जियाँ धो दी हैं ना?
वो सब्जियों की टोकरी को देखने लगी, फिर मुड़कर माया से पूछा, हाँ चंदा, बस तुम सलाद बना लो। अनाया सारा सामान लिए लाउंज में ही चली गई, क्योंकि रोहा वहाँ अकेली बैठी थी। पता नहीं आंटी क्यों आ रही हैं, तुम्हें क्या लगता है रूह? उसने खीरा छीलते हुए रोहा से पूछा। 3 साला रोहा ने अपनी आनी को देखा और गूं गां करती दोबारा खेलने लगी। कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, क्यों रूह कुछ बोलती क्यों नहीं? उसने खीरे काटते हुए कहा। आनी आ रोहा ने उसे हिलाया और वो एकदम से ऐसे होश में आई। उफ, मैं भी ना, पता चल ही जाएगा। सर झटकते वो तेज़ी से हाथ चलाने लगी। जानती हो आज आंटी क्यों आई थी? माया के लहजे में शरारत महसूस करते हुए वो जो कल का लेक्चर तैयार कर रही थी चौंकी और माया को देखा जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैलती जा रही थी। क्यों? जाने क्यों वो हकलाई। अरे हमारी प्यारी सी गुड़िया चाहिए इन्हें। उसने अनाया के गाल खींचे। हैं, रूह की बात कर रही हैं आप? अरे नहीं, तुम्हारी बात कर रही हूँ। भाई अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया तुम्हें उन्होंने। बोलो क्या कबूल है? हमें तो दिलो जान से कबूल है, वो शरारती लहजे में बोली। अजान भाई? उसने हैरत से पूछा। नहीं, अजलान उनका बड़ा बेटा। उसका दिल एक दम जोर से धड़का। अजलान कहीं ये वही आदमी तो नहीं? नहीं अनाया, तुम भी क्या सोचने बैठ जाती हो? दुनिया में वही अजलान नहीं फिर भी? वैसे हमने लड़का देख लिया, पूछो कौन है वो? आह मेरे अल्लाह, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। वो खुशी से चीखी। किसकी बात कर रही हैं? यार मीर अजलान शाह, उनका बेटा। कैन यू इमेजिन? अजलान शाह? उफ, वो खुशी से पागल होने को थी। व्हाट? इनकार कर दें आप लोग, मैं इस इंसान से हरगिज़ शादी नहीं करना चाहती। वो सर्द लहजे में फुंकारी। माया ने हैरत से उसे देखा। वजह? उसने सुकून से पूछा। उसकी पहले से शादी हुई थी और उसकी बेटी है। ये कोई इतनी बड़ी वजह नहीं। आंटी ने बताया कि सिर्फ 2 साल तक उसकी शादी रही, फिर उसकी बीवी मर गई थी। शादी तो रही है ना आपी? अनु, तुम्हें क्या उसकी शादीशुदा होने से मसला है? आपी, मुझे पूरे के पूरे मीर अजलान शाह से मसला है। आपको समझ क्यों नहीं आती? मैं नहीं करना चाहती उससे शादी, तो मतलब नहीं करना चाहती। अनु, जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ चंदा, तुम किसी भी चीज़ को यूँ लेट एट गो नहीं करती। कोई वजह तो होती होगी ना? तुम जो वजह मुझे बता रही हो वो बेबुनियाद है। कितनी बड़ी बात है कि तुम्हारे लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया, ये मामूली बात नहीं है। वो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। नहीं आपी, आप बताएं, अगर आपको ये रिश्ता आता तो क्या आप हाँ कर देती? चंदा, ये कैसा सवाल है? हकीकत यह है कि मैं आरिफ की किस्मत में हमेशा से लिख दी गई। ये तुम्हारी किस्मत थी कि तुम्हारे लिए मीर अजलान शाह का रिश्ता आया। वो मुस्कुराते हुए बोली। आप ही नहीं करूँगी? वो चीखी। क्यों? माया ने उसे ज़बरदस्ती बिठाया। कोई ज़बरदस्ती है क्या? हाँ, अब बताओ, कर लो इस। क्यों? क्योंकि वो शिजा आपी का शौहर था। हाँ वही था जिसके साथ शिजा भागी। बस सुन लिया, अब जाएं। वो बदतमीज़ी से बोली। माया कुछ लम्हे के लिए सुन हो गई। उसने बेयकीन नज़रों से इनाया को देखा। इनाया ने उसे देखा और फिर सब बता दिया। आज तो उसे शौक पे शौक लग रहे थे। इसका मतलब मीरब हमारी शिजा की वो बेटी है। वो कुछ लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद बोली तो इनाया भी चौंकी। हाँ, ये बात तो उसने सोची ही नहीं थी। वो इतनी प्यारी बच्ची माँ जैसे प्यारे रिश्ते से महरूम थी, तो जाहिर सी बात है। वो नॉर्मल अंदाज में बोली। ठीक है अनु, जो शिजा ने किया, जो अजलान ने किया, इस सब की सज़ा क्या मीरब को मिलना थी? कसूर सिर्फ अजलान नहीं। अनु, ठंडे दिमाग से सोचो। शिजा कसूरवार थी। शिजा ने ही उसे प्रपोज़ किया। शिजा अगर ना भी करती उससे शादी, तो जल्द या बदीर उसकी शादी तो हो ही जाना थी ना। उसे अजलान शाह को लड़कियों की कमी नहीं थी। अनु, आज भी लड़कियां उसे शादी करने को बेताब हैं। शिजा भी इतनी ही कसूरवार थी अनु, मगर इस सब में जो मासूम है वो मीरब है। अजलान का भी तो कोई कसूर नहीं, उसे भी तो शादी ही करनी थी। फिर क्या फ़र्क पड़ता वो शिजा होती या कोई दूसरी? तुम बाबा की वफ़ात का कसूरवार शिजा को समझती हो। अनु, मुझे अफसोस है, मुझे कम से कम तुम जैसी लड़की से इस सब बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। कभी मुस्बत में सोच लिया करो, हमेशा मनफी ही सोचती रहती हो। ये सब तकदीर के खेल थे, जो किस्मत में लिखा होता है वो हो जाता है। इसे तुम, मैं या कोई दूसरा तीसरा बदल नहीं सकते, माँ सिवाय रब की ज़ात के। ये सब ऐसे ही होना था और ये लिखा जा चुका था। शिजा का अजलान से मिलना, उसे प्रपोज़ करना, उसका घर वालों की मोहब्बत को ठुकराना और घर से चले जाना, बाबा का मरना, शिजा का मर जाना और फिर आंटी रिफत का हमारे घर आना। अनु मेरे बच्चे, ये सब होना था, ये लिखा जा चुका था, ये हमारे अख्तियार में नहीं था। क्या बाबा ने शिजा की तरबियत में कोई कमी छोड़ी? या तुम्हारी या मेरी गुड़िया? कुछ होती हैं ऐसी बेटियां जिन्हें बाहर की हवा रास नहीं आती और बाहर घात लगाए बैठे गिद्ध उन पर झिपट जाते हैं और फिर उनके पास कुछ नहीं रहता, ना इज्जत, ना मोहब्बत, ना कोई एहसास। तुम इनकार कर दोगी, रिफत आंटी कहीं और देख लेंगी, अजलान की शादी हो जाएगी, मगर क्या मीरब को माँ या माँ का प्यार मिलेगा? सोचना ज़रूर। वो उसका कंधा थपथपाते हुए बाहर को चल दी। इनाया हैरान बैठी थी। क्यों कभी उसने इस पहलू पर सोचा ना था? हमेशा अजलान को कसूरवार समझा, हमेशा मनफी ही सोचा। उसे खुद पर अफसोस हुआ। किताब एक तरफ रखे वो बिस्तर पर ढह सी गई। सही कह रही थी माया आपी, मीरब को माँ तो नहीं मिलना थी। उसने तासुब से सोचा, वो खुद भी माँ की कमी को महसूस कर सकती थी। आखिर को उसे भी तो माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ था। मंजर बदलने लगा। उसे अपने स्कूल का ही एक दिन याद आया। हेलो मनाहिल, क्या लंच लाई हो आज तुम? 6 साला अनाया लंच खाती मनाहिल के साथ आकर बैठी। मैं आज सैंडविच लाई हूँ, मेरी मम्मा ने बनाए हैं। वो सैंडविच खाते हुए बोली। मम्मा कौन?
इनाया ने भोलपन से पूछा। ममा मामा होती हैं, मदर। क्यों, तुम्हारी नहीं है क्या? मेरी दादो हैं, बाबा हैं, आप ही हैं, वो मासूमियत से बोली। और तुम्हारी ममा नहीं है, वो होती कौन है? ओहो, इसका मतलब तुम्हारी मामा वाकई नहीं है। अल्लाह पास होंगी। तुम्हें लंच कौन देता है? दादो, वैसे ये बताओ, ये ममा करती क्या हैं? ममा वो होती है जो हमें बर्थ दें। ममा कहानियाँ सुनाती हैं, लोरियाँ सुनाती हैं, मज़े मज़े के खाने खिलाती हैं, हमारा ख्याल रखती हैं और बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। अच्छा, वाह, बाबा को कहूँगी मुझे ममा ला दें। वो मज़े से कहती लंच करने लगी। मंजर बदला और 6 साला बच्ची स्कूल यूनिफॉर्म पहने घर के दरवाजे में बैठी मालूम होता था जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। उसका बाप घर में आया तो वो दौड़कर उस तक पहुंची। बाबा, मम्मा चाहिए। अनाया आलम साहिब से लिपट कर बोली थी। कौन बेटा? मेरे बच्चे को क्या चाहिए? आलम साहब ने उसे गोद में उठाया। मम्मा चाहिए। बाबा, आपको पता है मेरी क्लास में सबके पास हैं ये, मम्मा मेरे पास क्यों नहीं? आलम साहब ने मुस्कुराकर उसे देखा, मगर आंखें मुस्कुराहट का साथ नहीं दे रही थी। वो उनकी मोहब्बत थी और वो बिछड़े भी ऐसे के सोचा ही ना था। किसने कहा आपके पास मम्मा नहीं है? आपके पास 4 मम्मा हैं, आपकी दोनों आपियाँ, आपकी दादो और मैं। किसकी बातों पर ध्यान ना देना बेटा, सब ऐसे ही कहते हैं। अभी मेरे बेटे ने बहुत आगे जाना है ना? वाह, 4 मम्मा। यस, आई एम द लकी। वो खुशी खुशी से चीखी। मंजर बदलता जा रहा था। अब वो बच्ची बाप की गोद में ही चढ़ी अंदर को जा रही थी और उसे माँ की खुसूसियत गिनवा रही थी और बाप मुस्कुराते हुए उसे सुन रहा था। और इस दिन के बाद से इनाया आलम की 4 मम्मा थी। माँ के मौजू पर जब कभी मजमून आता, लड़कियाँ एक माँ के बारे में लिख रही होती और इनाया आलम अपनी 4 माओं के बारे में लिखती रहती और वो थकती भी ना थी, बस लिखती रहती थी। उसने चौंक कर इधर उधर देखा और आंसू साफ करते हुए उठ बैठी। उसे फैसला लेना था, एक अच्छा फैसला जिसमें उसके घर वालों की खुशी हो, जिसमें मीरब का भला हो। वो एक बच्ची को माँ की मोहब्बत से महरूम नहीं कर सकती थी, कभी भी नहीं। कम अज़ कम अपनी सो कॉल्ड अना में आकर तो नहीं। वो इस रिश्ते के लिए हामी भरेगी। वो मीर अजलान को राह रास्त पर लाएगी और इसे खुद मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगी। वो मीरब की माँ बनेगी। सब कुछ भूलकर वो आगे बढ़ेगी। अपनी एक माँ की बेटी को वो लावारिस नहीं करेगी। इनाया मुस्कुराकर उठी और कमरे की वाहिद खिड़की खोल दी। मुस्कुराकर उसने डूबते सूरज को देखा। इस डूबते सूरज के बाद एक रोशन सुबह थी। अगले कुछ दिन यूं ही बेकैफ से गुजरे। इनाया हाँ कर चुकी थी। माया बहुत खुश थी। वजह इनाया का किया गया बेहतरीन फैसला था। माया की रिफत बेगम से बात भी हो चुकी थी। खुद रिफत बेगम चाहती थी कि अजलान को बताएं, मगर आजकल वो इंग्लैंड में था और बहुत मसरूफ़ था। 2-1 दिन तक वो वापस आने वाला था। माया और आरिफ को आए 1.5 माह हो चुके थे। उसे वापस आए 2 दिन हो चुके थे। इस वक्त वो रिफत बेगम के कमरे में मीरब को लिए बैठा था। रिफत बेगम कुछ देर उसे देखती रही और फिर गला खंकारा। असलान, वो जो मीरब को गुदगुदा रहा था, उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। जी, मैंने तुम्हारे लिए लड़की और मीरब के लिए माँ ढूंढ ली है। नाम इनाया। साउंड्स गुड। वो ताइदी अंदाज में सर हिलाते हुए बोला। उम्र 23 साल। यानी मुझसे 6 साल छोटी है। कोई काम वगैरह करती है? वो सर हिलाते हुए बोला। लेक्चरार है। मिडिल क्लास? हाँ बिल्कुल। ये तुम कैसे इंटरव्यू ले रहे हो? लो देख लो तस्वीर। उन्होंने झुककर दराज खोला और एक तस्वीर निकाली, फिर सीधी हुई और उसे तस्वीर पकड़ाई। उसने तस्वीर पकड़ी और ये लगा उसे झटका। मिस मगरूर और बदतमीज़। उसने दिल ही दिल में सोचा, अच्छी है, बहुत आला है। आखिरी बात उसने सिर्फ दिल में कही, इंटरेस्टिंग। वो दिल ही दिल में मुस्कुराया। क्या उसने मुझे देखा है और क्या वो राज़ी है? उसने तस्वीर इन्हें वापस करते हुए पूछा। हाँ, तभी तो तुमसे बात कर रही हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोली। और ये लगा मीर अजलान शाह को एक और झटका। ठीक है, फिर निकाह की डेट फाइनल कर लें इसी मंथ की। मेरा आगे शेड्यूल टफ है। अजलान, तुम्हारी दूसरी शादी है, बच्ची की नहीं। उसके भी कुछ अरमान होंगे, हद करते हो तुम भी। ओके, जैसे मर्जी करें। वो कहते ही मीरब को लिए उठा और अपने कमरे की जाने बढ़ गया। रिफत बेगम ने जल्दी से फ़ोन उठाया। इन्हें अभी के अभी आलम हाउस जाना था। मैं जानना भी नहीं चाहती, 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी। गंदे पेशे में गोडे गोडे डूबा शख्स मुझे क्या बताएगा कि वो कौन है? वो इस वक्त अपने कमरे में टहल रहा था। तुम जैसे बेहुदा आदमी से और किस बात की तवक्को की भी नहीं जा सकती। मादाम इतने बड़े बड़े बोल बोलने ही नहीं चाहिए। वैसे क्या सोचकर उसने हाँ की है? चल क्या रहा है उसके दिमाग में? खैर, मुझे क्या, देख लूँगा इसे भी अच्छे से। उसने सर झटका। अनाया, मिसिस अजलान शाह। वो जेरे लब बुड़बड़ाया और सोती हुई मीरब पर नज़र डाले बाहर को चल दिया। और फिर वो दिन भी आ गया जब अजलान शाह पूरी शान शौकत से आया। शेरवानी जैसी फॉर्मेलिटी उसने बहुत मुश्किल से निभाई। ये भी रिफत बेगम के बेबहा इसरार पर। तय यही पाया था कि पहले बारात और निकाह की हल्की सी रस्म हो जाए, वलीमा शान शौकत से ही होगा। ब्लड रेड और गोल्डन लहंगे में उसका गोरा रंग चमक रहा था। दुपट्टा एक तरफ सेट किया गया था। एक लम्हे को तो असलान उसे देखते हुए बेखुद सा हो गया था, मगर अगले ही लम्हे वो होश में आया। होश कर असलान, तो इस लड़की के लिए, उसके लिए इसे बेखुद होगा। तो है तुझ पर। उसने सर झटका। फिर इतनी रस्में हुई? कम अज़ कम असलान ने तो ये सब रस्में सिर्फ ड्रामों में ही देखी थी, जबकि शीशा से तो उसे शादी और सीधी सादी कोर्ट मैरिज हुई थी। उसकी अपनी माँ पेश थी। अनाया मुकम्मल इत्मीनान से उसके बराबर में बैठी थी।
खुद वो भी मीरब को लिए बैठा था और छोड़ने को तैयार ही ना था। अजलान, मीरब को मुझे दे दो। बेटा, तुम दोनों का फंक्शन है। रिफत बेगम कुछ ना कहती अगर लोग बातें ना बनाते। पर अम्मी क्यों? मीरब मेरी बेटी है और उसके यहाँ बैठने से हमें कोई मसला नहीं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि किसी और को भी होना चाहिए। वो साफ लफ्ज़ों में इन्हें जता गया। बेटा, पर लोग बातें बना रहे हैं, मैं क्या कहूँ? उनकी बात पर अनाया चंद लम्हे ने देखती रही और फिर उठ खड़ी हुई। अजलान ने हैरत से उसे देखा। सिर्फ उसने ही नहीं, सबने स्टेज की तरफ देखना शुरू कर दिया। और फिर वो हुआ जिसकी अजलान को कम से कम अनाया से उम्मीद ना थी। सब तो इधर मुतवज्जो हो ही गए हैं। अब मेरी बात भी सुन लें। वो लोग जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं वो कान खोल कर सुन लें। ये बात सच है कि मेरे शौहर मीर अजलान शाह और आप सबके खासकर लड़कियों के चहीते खैर पहले से शादीशुदा थे। ये बात आप सब जानते हैं। इनकी एक बेटी भी है। सॉरी, उनकी नहीं, मीरब हमारी बेटी है। सॉरी बट नॉट सॉरी, मैंने किसी गर्ज से मीर अजलान से शादी नहीं की। और एक और बात आप सब सुन लें, काफ़ी वर्ड लग रहा होगा आप सबको मेरा बोलना, मैं जानती हूँ, पर ऐसी ही हूँ। खैर, अजलान की तेवरियाँ चढ़ी। क्या कर रही है ये लड़की? वैसे खासा फिल्मी अंदाज है मोहतरमा का। ये सुनकर आप सबको नहायत हैरत होगी और झटका भी लगेगा। खुद मेरे शौहर को भी ये सुनकर हैरत होगी, क्योंकि वो इस बात से ला इल्म है कि मैं उनकी पहली बीवी शिजा आलम की छोटी बहन अनाया आलम हूँ। शुक्रिया, वो कहते ही बैठी और सामने पड़ा पानी का गिलास मुंह को लगाए गटागट खाली कर गई। अजलान हैरत से उसे देखने लगा। शायद वो पहली दुल्हन थी जो भरी महफिल में यूं खड़ी होकर तकरीर कर चुकी थी। हर बात से बेपरवाह होकर उसे वाकई अनाया आलम को हल्का नहीं लेना चाहिए था। उसने अजलान की तरफ देखा तो बिल्कुल संजीदगी से उसे देख रहा था। चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। या तो ये शख्स सब जानता था या फिर उसे तासरात पर काबू पाने का कमाल फन हासिल था। उसने सर झटका और उसकी गोद से मीरब को लिया। लोग बातें कर रहे थे मगर वो बेफिक्र बैठी थी कि लोग तो बातें करेंगे, जितने मुंह उतनी बातें। रज़िया बेगम सर पकड़े बैठी थी। उफ, ये लड़की आज के दिन भी अपनी ज़ुबान बंद ना रख सकी। क्या करूं इसका, मैं किधर जाऊं? उन्होंने इसे घूरा। माया खड़ी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। बिलाखिर उसकी बहन को अकल तो आई। रिफत बेगम और आज़ाम तो खैर अभी तक शौक में थे। रिफत बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट खिली। उनका इंतखाब बेहतरीन था। इनाया आलम ही वो लड़की थी जो अजलान मीर को राह रास्त पर ला सकती थी। फिर रुखसती का लम्हा भी आया। माया उसके गले लगकर रो पड़ी। वो हंसी भी सरा झुककर उसके कान में बोली, ना करें, आप ही बहुत डरावनी लग रही हैं। पहले तो बड़ी जल्दी थी आपको कि बस रुखसत कर दो अन्नू को, अब क्यों रो रही हैं? प्लीज़ मुझे इमोशनल मत करें। आप जानती हैं मैं रोने वालों में से नहीं हूँ। किसी और ने कुछ सुना हो या ना हो, रज़िया बेगम, अजलान और रिफत बेगम ने सब सुना था। रज़िया बेगम और अजलान तो बस घूरने पर इत्तफाक कर रहे थे, जबकि रिफत बेगम हंस दी। चलो सही है बेटा, नमूना है तो बहू, उससे भी 10 हाथ आगे। सही जा रही हो मेरी बच्ची। वो दिल ही दिल में हंसी। मीरब को अजान ने उठाया हुआ था। अनाया का बस चलता तो उसे ना छोड़ दी, मगर ये तो भला हो अजान का जिसने चाचू होने का हक जताकर मीरब उसे ले ली। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आया तो गुलाबों की मशहूर कुन खुशबू उसके नथों से टकराई। सामने बेड खाली पड़ा था और वो सिंगार मेज़ के पास खड़ी थी। कपड़े वो बदल चुकी थी। इस वक्त पोनीटेल में, हल्के से कुर्ते और शलवार में वो कहीं से भी ताज़ी ताज़ी दुल्हन नहीं लग रही थी। उसने सर झटका। किससे उम्मीद रख रहा था वो? अनाया आलम से। ओह शुक्र अजलान आप आ गए। सारी ड्रेस चेंज कर लिया, आदत नहीं है ऐसे कपड़ों की और मेकअप की। वैसे भी मेरा मानना ये है जैसे आप हैं वैसे बनकर रहें। वो चूड़ियाँ उतारने लगी। अजलान को उसके आप कहने पर झटका लगा। वही तो मैं कहता हूँ, जैसे हूँ वैसे बनकर रहें। अब सीधा सीधा अपना मकसद बताओ। इतने बड़े बड़े बोल तो तुम बोलती रही मुझे, और फिर ऐसा भी क्या हो गया कि मुझ जैसे 2 टके के गलीज आदमी से तुमने शादी कर ली? अनाया गहरा सांस लिया और अब उसे उसकी तंजिया बातें तो बर्दाश्त करना थी। मेरा कोई मकसद नहीं है अजलान, मैं बस मीरब को माँ का प्यार देना चाहती हूँ। खाला माँ होती है, मुझे मीरब को माँ का प्यार देना है। ओह सॉरी। अजलान ने उसे घूरा। यकीन क्यों नहीं हो रहा मुझे? वो मशकूक अंदाज में बोला। हाँ, आपकी भैंस चुराई है, बस सुन लिया। अब शराफत से जाएं और जाकर मुझे मीरब को ला कर दें। आंटी ने लाने ही नहीं दी, वो कहते ही मुड़ी और बिस्तर पर जा बैठी। मुझे तुम पर यकीन नहीं लड़की। और तुम्हें क्या लगा था मैंने तुम्हारी फ़ोटो पर इत्तफाक कर लिया था? गलत, बिल्कुल गलत। सारी डिटेल्स निकाली थी तुम्हारी बचपन से अब तक की, और तुम्हें लगा मैं हैरान होऊंगा, है ना? बिल्कुल नहीं, मैं तो हैरान नहीं हुआ, मैं सब जानता था। मिसिज़ अजलान शाह, लाता हूँ मैं मीरब को। वो उसके गाल थपथपाता बाहर को चल दिया। अनाया ने खुले मुंह से दरवाजे को देखा। ये शख्स, उफ, उसने अगर मीर अजलान शाह को हल्का ले लिया था तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। अगले दिन उसकी आंख फजर के वक्त खुली। हालांकि आधी रात को भी मीरब के रोने पर खुली थी। उसे फिटर चाहिए था और ये काम भी अनाया ने ही किया था। अजलान तो रात भर कमरे में ना आया था। उसने बेड की दूसरी तरफ देखा जहाँ बेडशीट बेशगन थी। कहा है ना जाने ये अयाश आदमी। उसने सर झटका और बिस्तर से उठी। जाहिरी बात है, जैसा पेशा है ये तो होना है। ज़रा जो अकल हो मोहतरम को। मुझे जता रहे थे कि मैं गलत हूँ और ये कि इन्हें मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, आप अपनी कोशिश जारी रखो मिस्टर, मैं अपनी। वो मुस्कुराई और मीरब को चुमती बाथरूम की तरफ बढ़ गई।
वो कमरे में आया तो बिस्तर पर मीरब बेखबर सो रही थी। बेड की साइड टेबल पर फीडर, सिरिलैक और पानी की बोतल पड़ी थी। उसने बाथरूम के बंद दरवाजे को देखा, फिर झुका और मीरब को उठाए बाहर चला गया। अनाया बाथरूम से निकली और बेड पर पड़ा, अपना दुपट्टा उठाकर ओढ़ा और फिर बेड की जानिब देखा। हाय मेरी बच्ची कहाँ है? कहाँ चली गई हो मीरू? ओहो, मैं भी ना 2 साल की बच्ची कैसे चल सकती है? बेड के नीचे हाँ, वो धड़कते दिल के साथ झुकी, मगर वहाँ भी कुछ ना था। फिर वो चौंकी और कमरे में फैली दिल फरेब क्लोन की खुशबू को सूंघा। ओहो, आगे मोहतरम। वो फीडर उठाए नीचे चली आई, जहाँ वो इसलिए लाउंज में ही बैठा था। वो दोनों बाप बेटी खेलने में इतने मसरूफ थे कि अजलान तक ने अनाया के आने का नोटिस नहीं लिया, या शायद ले लिया था। अनाया मुस्कुराई और इन्हें टोके बगैर किचन की तरफ बढ़ी। मकसद मीरब का फीडर बनाना था। और तभी अजलान ने उसे पुकारा, मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। वो यूं ही मीरब के साथ खेलता रहा। अनाया ने सर झटका और किचन की तरफ बढ़ गई। अजलान को कॉफ़ी वो बनाकर दे चुकी थी, जो वो इस वक्त लाउंज में बैठा पी रहा था। और वल्ला क्या इत्मीनान था उसके चेहरे पर। ज़रा जो शर्मिंदगी हुई हो कि एक दिन की दुल्हन को किचन में ले जाकर खड़ा कर दिया था, मगर वो मीर अजलान था, सबसे मुनफरिद और अपनी ही करने वाला अनोखा बंदा, और उसे मिली भी अपने ही जैसी नमूनी थी। अब वो अपने लिए चाय बनाने का इरादा रखती थी। कॉफ़ी का सामान तो सामने ही पड़ा था, तभी कोई मुश्किल ना हुई, मगर चाय का सामान तो उसे मिल ही नहीं रहा था। पिछले 10 मिनट से अब तक उसे सिर्फ एक अदद सॉस पैन और दूध ही मिला था। या अल्लाह, इन्हें बुलाऊं? एक तो इतनी सुबह सुबह कोई मुलाजिम भी नहीं है, 8-9 बजे से पहले आने भी नहीं है, तब तक मैंने फौत हो जाना है। उसकी नज़र कोने में लगी ऊपर वाले कैबिन पर पड़ी, शायद इसमें हो सामान। पर अनु बेटा वहाँ तक पहुँचना कैसे है? उसने इधर उधर देखा, कुर्सियाँ तो हॉल में थीं, और हॉल में जाना मतलब उस शख्स को यानी देव को अपनी तरफ मुतवज्जो करना। उसने सर झटका, फिर चलती हुई कैबिन तक गई। चल बेटा बिस्मिल्लाह कर, कहते ही उसने अपनी चप्पल उतारी और एक हाथ से कैबिन को नीचे से थामा, फिर पाँव ऊपर शेल्फ पर रखा और जोर लगाकर चढ़ गई। अजलान, जो खाली कप किचन में रखने और उसे ही देखने आया था, एक तरफ कप रखता वो दीवार से टेक लगाए खड़ा हो गया और अनाया मादाम कोहे पैमा की चढ़ाई करते हुए देखने लगा। अनाया को बिलाकर चीनी मिल ही गई। उसने जल्दी से वो बड़ा सा जार जैसे तैसे उठाया और खुशी से मुड़ी, और अब बस इसे उतरना था, मगर वो नहीं जानती थी वो नीचे कैसे आएगी। उसने अजलान को देखा और मुस्कुराई, मगर अजलान के तासरात वैसे के वैसे ही रहे खड़ूस। अरे आप, वो मुझे चीनी चाहिए थी, मैं। और अनाया को लगा वो फर्श पर ही है, इसलिए मुस्कुराते हुए एक कदम आगे को उठाया, और ये मादाम वाकई आ गई। कम अज़ कम गिरते वक्त अनाया को यही लगा था कि जब वो गिरने के बाद डर कर आँखें खोलेगी तो अजलान ने उसे थामा होगा, मगर उसकी खुशफहमी भी तभी दूर हो गई जब वो ज़ोर से ज़मीन पर आ गिरी। अजलान ने हैरत से पहले उस मंजर को देखा और फिर वो हंसने लगा। अनाया गुस्से से उसे घूरने लगी, पड़ी अभी भी फर्श पर ही थी। अजलान, उठाएं मुझे, वो दांत पीसते हुए बोली। सॉरी मादाम, अपनी फिल्म में ये लाजमी दिखाता हूँ कि हीरोइन गिरती है, हीरो से पकड़ता है बला बला, मगर यू नो व्हाट मिसेस। वो घुटनों के बल उसके करीब बैठा और चीनी का डब्बा उठाया, फिर उसे देखा और उठ खड़ा हुआ। हकीकत में बीवी गिरती है, और जॉइंट फैमिली में जब गिरती है ना तो अमाएँ नंदे ही उठाती हैं। सो लेटो प्लीज़। मुस्कुराते हुए वो मुड़ा और चीनी का डब्बा वापस अपनी जगह पर रखता पलट गया। अनाया ने सर झटका, फजूल आदमी कहते ही वो आसानी से उठी। अगर तब उठती तो कहता बड़ी सख्त जाँ हो, गिरी हो, पर फिर भी नहीं लगी। जल्दी भूनती वो बाहर निकली तो वो दीवार के साथ टेक लगाए हाथ बांधे खड़ा था। वो तमस्कुर से मुस्कुराया। अनाया ने 101 दफ़ा खुद पर लानत भेजी और दांत निकालती उसके बराबर से गुजरी। अजलान ने हंसते हुए सर झटका। मीर अजलान, तुम अगर ड्रामा हो तो ये पूरी फिल्म है। वो एक नज़र सीढ़ियाँ चढ़ती अनाया को देखा, जो मीरब को उठाए हुए थी। वो मुस्कुराहट दबाए इन दोनों के पीछे चला आया। वो तौलिए से अपने नम बाल रगड़ता हुआ शीशे के सामने खड़ा हो गया। उसने शीशे में ही देखा अनाया मीरब के कपड़े बदल रही थी। वो माओ की तरह उसका हर काम बगैर कराहत के कर रही थी। उसका डायपर बदलते वक्त भी उसके चेहरे पर सुकून ही था, कराहत ना थी। फिर उसने मीरब को पाउडर लगाया और कपड़े पहनाने लगी, और वो इन दोनों को ही देखता अपने बालों में हाथ चलाने लगा। अनाया उसे मुकम्मल इग्नोर किए अपना काम कर रही थी। फिर उसने मीरब के मुंह में फीडर डाला और उसे बेड पर लिटाती मुड़ी और डायपर उठाकर शापर में डाले वो बाहर को चल दी। अजलान उसकी हर हरकत को बखूबी देख रहा था। शायद वो उससे नाराज़ थी। उसने कल से इससे सीधे मुंह बात जो नहीं की थी, वो जानती थी अजलान उसे देख रहा है, मगर वो उसे मुकम्मल इग्नोर किए हुए थी। अजलान परफ्यूम की बोतल मेज़ पर ही रखता मीरब की तरफ चला आया। मीरू बेटा, आपकी मम्मा तो आपके बाबा से नाराज़ हो गई हैं। वो उसके नन्हे नन्हे हाथ अपने हाथों में लेते बोला। मीरब ने चेहरा दूसरी तरफ घुमाया। अजलान का मुंह हैरत से खुल गया। मीरू, तुम मुझसे नाराज़ हो? वो उसके गोलमटोल गालों को चूमते हुए बोला। मीरब ने चेहरा उसकी तरफ घुमाया और पटर पटर आंखें खोले उसे देखने लगी। वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसके गालों पर हल्के हल्के थप्पड़ मार रही थी। फिर दरवाज़ा खुला और फूला हुआ चेहरा लिए अनाया अंदर दाखिल हुई। एक दफ़ा फिर बिना कुछ कहे वो बाथरूम की तरफ बढ़ गई। मीरू बेटा स्टॉप, लगता है आपकी मम्मा से पूछना ही पड़ेगा। हैं? मैं क्यों पूछूं? दिमाग से आवाज़ आई। बीवी है तुम्हारी। दिल ने कहा तो उसने सुकून महसूस किया। अब तो कोई और दलील बाकी ही ना थी। जब ये रिश्ता रब ने जोड़ ही दिया था तो झिझकना क्या? लड़की बुरी नहीं है, बस मुँह फट है। दिमाग फिर से कहने लगा, उसने अब तो कोई बदतमीज़ी नहीं की ना?
दिल ने दुपटा तो वो वाकई सोचने पर मजबूर हुआ। वाकई अब तो उसने ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा था। सुनो, उसने अनाया को बुलाया जो उस तक आई और फिर कुछ कहे बगैर मीरब को उठाया और बाहर चली गई। अजलान का मुंह खुला का खुला रह गया। बाकी सारा दिन वो मीरब को संभालती, हर मेहमान से मिलती रही। कल इन दोनों का वलीमा था। रात तक वो सब मेहमानों से ही मिलती रही। माया और आरिफ भी आए थे। रोहा घर ही थी, वो लोग कुछ देर पहले ही गए थे। रात का खाना सबने खुशगवार माहौल में खाया। अजलान अब एक माह के लिए फारिग ही था। खाना खाने के बाद अजलान मीरब को गोद में लिए लाउंज में बैठी रिफत बेगम के पास चला आया। दूसरे सोफे पर अजान बैठा था। अनाया किचन में कॉफ़ी बना रही थी। सबने कितना रोका था मगर वो पहले किसी की सुनती थी जो अब सुनती। आराम से ये कहकर किचन में चली गई, आंटी क्या बात कर रही हैं आप, ये मेरा घर भी तो है। तो बेहतर नहीं कि औरत चौंचले छोड़े और अपना काम अव्वल रोज से संभाल ले, जब बाद में भी तो करना था, पहले ना करने की वजह। मीरब को अब नींद आने लगी थी। वो अजलान के बाजुओं में ही सोए जा रही थी। अनाया उठी, अपना कप एक तरफ रखते अजलान तक आई। इसे नींद आ रही है, दे दें इसे मुझे। फिर वो सबसे एक्सक्यूज़ करती ऊपर अपने और अजलान के कमरे में आ गई। मीरब को आरामदेह कपड़े पहनाकर उसने बेबी कॉट में लेटाया। वो दूध पीकर थोड़ी ही देर में सो गई। उसके सोने के बाद अनाया उसे प्यार करते उठी और अपने कपड़े बदलने बाथरूम चली गई। वो बाथरूम से निकली और सिंगार मेज के सामने जा खड़ी हुई। अजलान मीरब के पास बैठा था। वो उसे देखने लगा। अनु, उसका कंघी करता हाथ रुका। हैरत ही हैरत थी। मैं उसे ये भी याद ना था कि उससे नाराज़ थी। हाँ डेयर तुम, अब शाबाश इधर आओ, मेरी बात सुनो। मैं नहीं आऊँगी, वो घबराकर कहती बालों में कंघी चलाने लगी। अजलान मीरब को बोसा देता उस तक आया जो घबराकर जल्दी जल्दी कंघी कर रही थी। अजलान ने नरमी से उसके हाथ से ब्रश लिया और उसके बालों में फेरने लगा। वो साख्त रह गई। अब ये कौन सा रूप है इनका, बाल टूट रहे थे। ऐसे तो मत देखो यार। वो शरारती लहजे में उसके मुसलसल देखने पर उसे टोक गया। तो कैसे देखूं, वो एकदम बोली, फिर जुबान दांतों तले में दबाई और आंखें खोलकर अजलान को देखा जिसने अनाया का रुख अपनी तरफ कर लिया था। ऐसे देखो डट के, पूरे हक से। वो हल्के से मुस्कुराया। अनाया को उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। अजलान, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मतलब कल जब हमारी शादी हुई आपने सीधे मुंह मुझसे बात तक नहीं की और अब कैसे आपकी बातों से शहद टपक रहा है, उसने शरारत से कहा। अजलान हंस दिया। यार तुम्हें मना रहा हूँ, खुले हुए मुँह में तुम इतनी फनी लगती हो ना, काश। वो हंसते हुए हंसने लगा। बस कहाँ गई आपकी रात वाली अकड़ और वो गुस्सा और असब, और तो और सुबह मुझे उठाया भी नहीं। वो कमर पर हाथ टिकाए उसे शकी नज़रों से घूरने लगी। यार अब क्या बंदा अपनी मासूम, और उस पर अजलान ने दिल ही दिल में तौबा की। हाँ तो मासूम सी बीवी को मना भी नहीं सकता या बात भी नहीं कर सकता। अजीब शकी होती हो तुम औरतें भी। बंदा बात कर ले तब मसला, ना करे तब मसला। अच्छा सुनो, सुबह तो तुम अच्छी भली थी, तुम्हें क्यों उठाता? मुझे अपने कंधे अजीज़ हैं वाइफी, वो शरारती लहजे में बोला। अजलान सच बताएं, कहीं आपको मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? यार अब बीवी हो तुम तो तुम्ही से मोहब्बत करूंगा, किसी दूसरी तीसरी से तो करने से रहा। ये क्या हो गया आपको अजलान? वो उसका माथा छूने लगी। क्या कर रही हो? बुखार तो नहीं हो गया आपको? देख रही हूँ। अनाया सुनो मेरी बात, इधर आओ बैठो। वो उसे लिए बेड पर बैठा। अनाया, जो शरीके हयात हमारी ज़िंदगी में आता है ना, वो रब की रज़ा से आता है। हम कौन होते हैं उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाने वाले? फ़र्ज़ करो मैं तुम्हें नापसंद करता हूँ तो क्या शादी मजाक होती है? कर लो फिर तोड़ दो। अनु, जो शरीके हाथ हमारी ज़िंदगी में आता है ना, ज़रूरी नहीं हमें उससे मोहब्बत हो। ये भी तो हो सकता है कि वो हमें नापसंद हो, मगर अनु रब की रज़ा है। ये उसने हमारा मिलना यूं ही लिखा था। आजकल पता है क्या होता है, हम ख्वाबों की दुनिया में जीते हैं और सोचते हैं हमें हमारा लाइफ पार्टनर मिलेगा, वो हमसे मोहब्बत करता होगा। दरअसल जब हम किसी इंसान से मिले, खासकर वो जो सिर्फ आपका मंगेतर हो, एक झिझक होती है, एक हिजाब होता है जो आपके दरमियान रहता है। आप चाहकर भी खुद को लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसके सामने खोल नहीं सकते। फॉर्मेलिटी रहती है जब वो शख्स आपको चीदा चीदा जानता है, आपकी आदतें नहीं जानता, आपको समझता नहीं है, वो कैसे आपसे शादी से पहले मोहब्बत कर सकता है? मेरा मानना है मोहब्बत के लिए ज़रूरी है आपने एक दूसरे को वर्क हिफ्स किया हो। इतना कि अगर आप दर्द में मुस्कुरा दें तो वो आपकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द जाने, और इतना कि आप हंसें तो वो दुआ करे आपकी हमेशा यूं ही हंसने की। मैं मोहब्बत के बारे में इतना ही जानता हूँ कि इंसान को मोहब्बत सिर्फ अपने महरम से करनी चाहिए। एक होता है वो इंसान जो आपको अच्छा लगे, दूसरा वो जो दिल को लगे। अच्छे लगने और दिल को लगने दोनों में बहुत फ़र्क है। पसंद नापसंद बदल जाती है, मगर दिल को जो लगे तो वो दिल को ही लग जाता है। उसके बरक्स एक होता है आपका शौहर जो आपको जानता है, समझता है। खैर कुछ नहीं समझते, मगर हर कोई एक सा नहीं होता। ठीक है मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, मगर अब कोई चॉइस भी तो नहीं है। इस एक्टर को अब तुम्हारे साथ बूढ़ा होना है, और बाखुदा ये दिल की ख्वाहिश है, मेरी नहीं। वो हंसा। मगर एक बात है अनु। इनाया का हाथ हल्के से दबाया। तुम इस बंदे के दिल को लगी हो। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी नहीं होता, मुझ में कई बुराइयां हैं। तुम ख़त्म कर देना, बाकी मोहब्बत का क्या है, वो तो हो ही जाएगी ना। तुम मुझे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देना और मैं कर लूँगा। वो फिर हंसा और अब की बार अनाया भी मुस्कुराई। माफ़ किया, आपको क्या याद करेंगे, सखी बीवी मिली थी। वैसे आप बहुत अच्छी बातें करते हैं एकदम। वो सोचने लगी, दिल को लगने वाली ना, वो बोला, और दोनों एक साथ हंस दिए। ले थाम के तेरा हाथ माही, तुझे सौंप दी अपनी ज़ात माही। 2 साल बाद। ममा। अनाया पलटी और उसे देखा जो दौड़कर आई और उसके गले लग गई। मेरी जान,
उसने झुककर उसके दोनों गालों पर बोसा दिया। मेरी जान टू, वो भी बोली और अनाया के दोनों गालों पर बोसा दिया। रिफत बेगम मुस्कुराई। ज़्यादा कुछ नहीं बदला था इन 2 सालों में। जो बदला था वो बहुत खूबसूरत बदलाव था। मीर अजलान शाह को अपनी बीवी अनाया से धुआंधार मोहब्बत हो गई थी। हर दिन मोहब्बत बढ़ती ही जा रही थी। दुनिया एक तरफ और अनाया आलम मीर अजलान के लिए एक तरफ। दिन का आगाज़ करता तो उसे देखकर करता था। अनाया खुद को खुशकिस्मत मानती थी, अक्सर इस बात पर हंसती भी थी। माया और आरिफ के घर नया मेहमान आने वाला था। रज़िया बेगम इस दुनिया में बाहैसियत मुसाफिर अपना सफ़र मुकम्मल कर चुकी थी। अजलान खासा मसरूफ़ था। आजकल वो फिर एक नई हिट मूवी देने के चक्कर में था। अजान वैसे ही ऑफिस जाता था, मगर हाल ही में उसने इंकशाफ किया था कि उसे अपनी सेक्रेटरी रिमशा से शादी करना है। दोनों की शादी अगले हफ्ते थी। मीरब स्कूल जाने लगी थी। मीरब यूनिफॉर्म चेंज करो और जल्दी आकर खाना खाओ। अनाया बेटा तुम ज़रा बिरयानी देख लेना, दम पर रखी है। जी अम्मी। मीरू जल्दी आना बेटा। उसका गाल थपथपाते वो किचन की तरफ चली गई। वो किचन में खड़ी रात के बर्तन धो रही थी। सारे सो चुके थे और वो खुद भी मीरब को अभी सुलाकर आई थी। मीरब को उन्होंने 4 साल की उम्र से ही अकेले सोने की आदत डाल दी थी। वो हाथ धोकर कॉफ़ी बनाने लगी, क्योंकि अजलान का मामूल था वो हर रात लॉन में उसके साथ टहलते हुए कॉफ़ी पीता था और फिर वो सारे दिन के मामलात एक दूसरे से शेयर करते और एक दूसरे को मशवरे देते थे। उसने गरम गरम कॉफ़ी कपों में डाली और क्लॉक की तरफ देखा। अजलान आने ही वाला था। कोई दबे कदमों चलता उसके पीछे आ खड़ा हुआ। वो इन्हें मार्क से वैसे ही स्लैब साफ कर रही थी। अजलान ने मुस्कुराहट दबाई और उसके आंखों पर हाथ रखा। एकदम वो हमेशा की तरह डर गई। अजलान ना करें, मुझे डर लगता है। आपको शर्म नहीं आती मुझे यूं डराते हुए? वो कपड़ा पटकते हुए उसकी तरफ मुड़ी, जो बड़े मज़े से उसे देखने में मसरूफ़ था। क्या है, जाएं फ्रेश हो आएँ, काफ़ी तैयार है। यार नाराज़ क्यों हो रही हो? अब बंदे को इतना भी हक नहीं। वो मुस्कुराहट दबाए बोला। आंखों में शरारत ही शरारत थी। अजलान मेरा दिल निकलकर हाथ में आ जाएगा, मर जाऊंगी फिर मिलेगा आपको सुकून। उसने बेध्यानी में बात की, मगर अजलान का संजीदा चेहरा देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सॉरी। वो सर झुकाए बोली। यार अनु बस ऐसी बातें ना किया करो ना। और अभी तुमने मुझे क्या कहा? वो अब्रू झुकाए बोला। सॉरी अनु, मना किया था ना मैंने तुम्हें। हमारे दरमियान ये सॉरी थैंक यू के तकल्लुफ़ात ना आए। अच्छा ना, ठीक है। अरे यार मना इसलिए किया कि तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बिला झिझक रिक्वेस्ट नहीं, हुक्म किया करो, बंदा हाजिर है। वो ताज़ेमन झुका। अनाया हंसी। उसे अब आदत हो गई थी। पूरे हक से मुझे डांटा करो, मारा करो, मगर हाथ हल्का रखना यार। वो मुस्कुराया। अनाया शर्मिंदा हुई। खामखाही आप भी ना हद करते हैं। अजलान अब इतनी देर से आए हैं मगर कैसे बातों में लगे हैं। जाएं फ्रेश हुआएं, मैं कॉफ़ी लेकर बाहर जा रही हूँ। वो उसे हटाती कॉफ़ी का कप लिए बाहर चली गई। अजलान ने मुस्कुराकर बालों में हाथ चलाया। अनाया जैसी बीवी नसीब वालों को ही मिलती है, जो ना सिर्फ खुद नमाज़ पढ़ती, अजलान को भी पढ़ाती थी। अब तो वो अजलान की अमामत में नमाज़ पढ़ती थी। अजलान हर दिन अपनी मोहब्बत को उसके लिए बढ़ता ही पाता। अनाया ऐसा ऐसा उसे सुधार रही थी और ये तब्दीली खुशगवार थी। अजलान सही कहता था कि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। कुछ खामियां अनाया में भी थीं जिन्हें अजलान ने दूर किया, कुछ कमियां अजलान में थीं जिन्हें अनाया दूर करती रहती थी। रात का पहला पहर था। वो दोनों लॉन में टहलते कॉफ़ी पी रहे थे। अजलान, मैं चाहती हूँ आप ये शोबिज़ की दुनिया छोड़ दें, ख़ानदानी बिजनेस को ज्वाइन करें। वो कॉफ़ी के छोटे छोटे सिप लेते बोली। जो हुक्म सरकार। बंदा नाचीज़ वजह जानने की जसारत कर सकता है। वो खिलखिलाई। अजलान के दिल ने दुआ दी, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराना और हमेशा इस मुस्कुराहट की वजह मैं ही बनूँ। फिर वो चौंका और उसकी तरफ मुड़ा, अब्रू चुकाई और जवाब मांगा। आपको नामहरम लड़कियां देखती हैं और आहें भरती हैं, बस मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उसने नाक सिकोड़ी। प्लीज़ आज तो इकरार कर दो, मैं इसी इकरार की बुनियाद पर सब छोड़ दूंगा। क्या आप मुझसे मोहब्बत करती हो? दिलो जान से अजलान। उसके बड़े हाथ पर उसने हाथ रखा और चांदनी रात ने इन दोनों को मुस्कुरा कर देखा, जो हाथों में हाथ डाले बातें करते मुस्कुरा रहे थे। बाबा मुझे भाई चाहिए, मीरब अजलान की गोद में चढ़ते हुए बोली, जो फाइल्स में सर खपा रहा था। अजान की शादी हो चुकी थी। वो भी अजलान और अनाया की तरह वलीमा के अगले ही रोज़ मरी रवाना हो गए थे। अब अजलान ही ऑफिस संभाल रहा था। शोबिस छोड़े उसे हफ्ता हो गया था। अनाया उसे अपने साथ जन्नत में देखना चाहती थी और वो भी तो दिलो जान से यही चाहता था। बाबा मुझे भाई चाहिए। वो रोने लगी। अजलान एकदम हंस पड़ा। मेरा बच्चा, चलो बेटा फिर सुनो ज़रा, 5 माह इंतज़ार कर लो, तुम्हारा भाई 5 माह बाद आ रहा है। कमरे में दाखिल होती अनाया ने इस बात पर उसे घूरा और नामहसूस अंदाज में अपना दुपट्टा खिसकाकर नीचे किया। अजलान ने मुस्कुराहट दबाई। बाबा 5 माह से पहले नहीं आ सकता भाई? नहीं बेटा, 5 माह तो लगेंगे लाजमी। क्यों अनु? उसने अब्रू उचकाकर अनाया से पूछा, जो सुर्ख हो चुकी थी। चलो मीरब बेटा बाहर चलें, बाबा उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। नहीं मम्मा आप जाएं, मैं और बाबा न्यू आने वाले बेबी को डिस्कस करने लगे हैं। वो बेनियाजी से कहती अजलान की तरफ मुड़ी। अजलान मसनूई खांसी खांसने लगा। अनाया ने गुस्से से उन्हें घूरा और उठी। मम्मी। अनु। मीरब और अजलान की आवाज़ों पर वो पलटी। मम्मा चले मेरे साथ। नहीं अनु मेरे पास रहो। मम्मा मेरे। मीरब चीखी। अनु मेरे।
अजलान भी मीरब को घूरता हुआ बोला। अब वो दोनों बाप बेटी अपनी मामूल की जंग लड़ने लगे। उफ, एक तो समझ नहीं आता, बाप के पास आओ कहता है मेरे पास रहो, बेटी के पास जाओ कहती है मेरे साथ रहो। मैं किसके साथ रहूं, किसकी हो जाऊं? अजलान आपकी के मीरू की। ये सारी बातें मीरब के तो दिमाग के ऊपर से ही गुजर गईं। अनाया दोनों को घुरती बाहर को चली गई। अजलान की आवाज़ पर फिर से उसे रुकना पड़ा। सुनो दिलबर, सुनाई मेरी हो जाना। वो मुस्कुराया और उसे आंख मारी, वो भी मुस्कुरा दी।